गॉस सीडल मेथड। आज हम सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को गॉस सीडल मेथड के मदद से सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को जैकोबी आइटरेटिव मेथड से सॉल्व किया हुआ था। ये भी एक आइटरेटिव मेथड है, गॉस सीडल मेथड भी एक आइटरेटिव मेथड है और इस आइटरेटिव मेथड से आज हम ये सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। जब हम सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गॉस सीडल मेथड्स के मदद से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते हैं। सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए बन रहा है, ये हमारे पास मैट्रिक्स एक्स बन रहा है और ये हमारे पास मैट्रिक्स बी बन रहा है। अब ये मैट्रिक्स हम क्यों बनाते हैं ये मैं आप लोगों को लास्ट में डिस्कस करूंगा कि इस मैट्रिक्स की बनाने की वजह क्या थी। अब जब हम गॉस सीडल मेथड की मदद से साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम फर्स्ट इक्वेशन से x1, सेकंड इक्वेशन से x2 और थर्ड इक्वेशन से x3 की वैल्यू निकालते हैं, जिस तरह हमने जैकोबी आइटरेटिव मेथड में x1, x2, x3 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से निकाली थी। तो इसी तरह हम इस साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन से x1, सेकंड इक्वेशन से x2 और थर्ड इक्वेशन से x3 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये सिस्टम बन जाएगा। x1 is equal to 1/25 into 106.8 minus 5x2 minus x3। अगर इस इक्वेशन से मैं x1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 5x2 राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा तो माइनस 5x2 बन जाएगा, प्लस x3 राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये माइनस x3 बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 25। तो जब 25 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये 1/25 बन जाएगा। इसी तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन से x2 की वैल्यू निकालना चाहें तो 64x1 और x3 को राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र करने से ये दोनों टर्म्स नेगेटिव बन जाएंगे और डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 8 करने से ये हमारे पास 1/8 बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ से x3 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये दो टर्म राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमारे पास ये सिस्टम बन रहा है, x1 के लिए ये इक्वेशन है, x2 के लिए ये इक्वेशन है, x3 के लिए ये इक्वेशन है। तो आइट्रेशन से पहले, फर्स्ट सेकंड थर्ड आइट्रेशन से पहले हमने इस इक्वेशन से x1, x2 और x3 की वैल्यू निकाल ली है। अब हमने आइट्रेशन करनी है, फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन। अब ये आइट्रेशन हम करेंगे। तो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हम वैल्यू लेते हैं, लेट द इनिशियल गेस आर x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 2 एंड x3 इज इक्वल टू 5। जैकोबी आइटरेटिव मेथड में हमने इनिशियल वैल्यू x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 और x3 इज इक्वल टू 0 लिया हुआ था। उसका जो हमने सोल्यूशन लिया था, इनिशियल सोल्यूशन जो हमने लिया था वो 0 था। x1 पे भी 0 था, x2 पे भी 0 था और x3 पे भी 0 था। यहाँ हम x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 और x3 इज इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं और हम इनिशियल गेस यानी अदर वैल्यूज जिस तरह की मैंने 1, 2 और 5 लिया हुआ है तो हम ये भी ले सकते हैं। अब हमने x1, x2 और x3 की वैल्यू पुट करनी है x1 की इक्वेशन में, x2 की इक्वेशन में और x3 की इक्वेशन में। अगर मैं x1 की इक्वेशन में x1, x2, x3 की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो x1 की इक्वेशन में मैंने सिर्फ x2 और x3 की वैल्यू पुट करनी है और x1 उससे डिराइव हो जाएगा। इसी तरह x2 की इक्वेशन में हम x1 और x3 की वैल्यू पुट करेंगे, x2 उससे x2 का रिजल्ट आ जाएगा और इसी तरह x3 की इक्वेशन में हमने x1 और x2 की वैल्यूज पुट करनी है तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। सो वी गेट x1 का ये हमारे पास इक्वेशन है, x1 इज इक्वल टू 1/25, x1 is equal to 1/25 multiplied by 106.8 multiplied by 106.8 minus 5 multiplied by x2। तो -5 अपनी जगह पर और x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो x2 की जगह मैंने 2 पुट की, माइनस x3 और x3 की वैल्यू मेरे पास 5 है तो मैंने 5 पुट की। ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास x1 की वैल्यू 3.6720 आती है।
इसी तरह अगर x2 की इक्वेशन में मैं x1 और x3 की वैल्यू पुट करूं तो x2 इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 177.2 माइनस 64 मल्टीप्लाइड बाय x1 और x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू हमने 1 ली है, लेकिन x1 की लेटेस्ट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो है 3.6720। तो जैकोबी आइटरेटिव मेथड में और गॉस सीडल मेथड में फ़र्क ये है कि जैकोबी आइटरेटिव मेथड में हम ये वैल्यूज़ यूज़ करते हैं और गॉस सीडल मेथड में हम लेटेस्ट वैल्यू यूज़ करते हैं। जिस तरह x1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे डिराइव की है वो है 3.6720, तो ये न्यू वैल्यू है x1 की और ये x1 की ओल्ड वैल्यू है। तो आपने हमेशा न्यू वैल्यू पुट करनी होगी हर एक स्टेप में। तो यहाँ पर न्यू वैल्यू जो है 3.670 है, तो -64 x1, तो -64 अपनी जगह पर और x1 की जगह मैंने x1 की न्यू वैल्यू पुट की है -x3 और x3 की वैल्यू हमारे पास 5 है। x3 के लिए कोई हमारे पास न्यू वैल्यू अभी तक डिराइव नहीं हुई है, x3 की न्यू वैल्यू हमने फाइंड नहीं की है, तो लिहाजा x3 की जगह हम ये ही x3 की वैल्यू 5 लगाएंगे। कैलकुलेशन के बाद x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7.8150। इसी तरह x3 की इक्वेशन में आप लोगों ने x1 और x2 की वैल्यू पुट करनी है। सो x3 इज इक्वल टू 279.2, x2 इज इक्वल टू 279.2 माइनस 144 मल्टीप्लाइड बाय x1 -144 मल्टीप्लाइड बाय x1 और x1 की न्यू वैल्यू हमारे पास ये है, तो मैंने न्यू वैल्यू पुट की -12 अपनी जगह पर एंड मल्टीप्लाइड बाई x2 और x2 की न्यू वैल्यू हमने डिराइव की है -7.8150। तो यहाँ पे आपने x2 की न्यू वैल्यू पुट करनी है, x2 की ओल्ड वैल्यू आप लोगों ने नहीं पुट कर दी। तो हर एक स्टेप में अगर आपके पास वैल्यू न्यू आ रही है तो आप लोगों ने न्यू वैल्यू पुट करनी है, ओल्ड वैल्यू हमने पुट नहीं करनी। तो यहाँ पर x2 और x1 दोनों के लिए हम क्या पुट करेंगे, ओल्ड वैल्यू पुट नहीं कर सकते, हम दोनों के लिए न्यू वैल्यू पुट करेंगे। जब हम न्यू वैल्यू पुट करते हैं तो x3 हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है। x3 का जो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है वो है -155.36 आ रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन था। फर्स्ट आइटरेशन के लिए हमने इनिशियल गेस ये ली, उसके लिए फिर हमने x1, x2 और x3 की वैल्यू भी फाइंड की। अब हमने सेकंड आइटरेशन करना है। हमने x1 की, x2 और x3 की इक्वेशन में अब न्यू वैल्यूज पुट करनी है। तो सेकंड आइटरेशन हमारे पास क्या है, द एस्टिमेट ऑफ द सोल्यूशन एट द एंड ऑफ फर्स्ट आइटरेशन इज, फर्स्ट आइटरेशन में x1 की वैल्यू ये आ रही है, x2 की वैल्यू ये आ रही है और x3 की वैल्यू ये आ रही है, जो हमने यहाँ पे ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू और ये x3 की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी है। सो हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू आफ्टर आइटरेशन 1 वो ये है, ये x1 की, ये x2 की और ये x3 की वैल्यू है। अब हमने ये वैल्यू यूज़ करनी है सेकंड आइटरेशन में। तो सेकंड आइटरेशन में x1 का इक्वेशन ये है, x1 इज इक्वल टू 1/25 मल्टीप्लाइड बाय 106.8 अपनी जगह पे, -5 अपनी जगह पे, मल्टीप्लाइड बाय x2 और x2 की वैल्यू हमारे पास है -7.8510, -x3 और माइनस अपनी जगह पर x3 की वैल्यू हमारे पास है -155.36, तो मैंने -155.36 पुट की है। तो x1 की हमारे पास न्यू वैल्यू आ रही है 12.056। इसी तरह x2 में भी आप लोगों ने x1 और x3 की वैल्यू पुट करनी है। तो x1 की जगह x1 की वैल्यू पुट करो, x2 इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 177.2 अपनी जगह पर, -64 अपनी जगह पर, मल्टीप्लाइड बाय x1, तो हमारे पास x1 3.6720 है, लेकिन अब ये ओल्ड वैल्यू है क्योंकि x1 की न्यू वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो आप लोगों ने x1 की न्यू वैल्यू पुट करनी है, इस ओल्ड वैल्यू से हमारा कोई वास्ता अब नहीं पड़ने वाला। तो हमारा जो वास्ता पड़ेगा तो वो न्यू वैल्यू से पड़ेगा और न्यू वैल्यू हमारे पास x1 की है 12.056, तो मैंने ये पुट की। -x3 और x3 की वैल्यू हमारे पास ये है -155.36 और ये हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू है x3 की। इससे आगे हमने वैल्यू अभी तक डिराइव नहीं की है, लिहाजा हम -155.36 पुट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन
we get the value of x2 this -64.882। तो हमारे पास x2 की ये वैल्यू आ रही है। इसी तरह आप लोगों ने x3 की इक्वेशन में x1 और x2 की वैल्यूज पुट करनी है, तो x1 की वैल्यू आपके पास यहाँ ये है, लेकिन इससे लेटेस्ट वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, वो है 12.056। तो x1 की जगह 12.056 पुट कर लो, माइनस x2। तो x2 की ये वैल्यू है, लेकिन इस वैल्यू से लेटेस्ट वैल्यू आ चुकी है और वो है -54.882। तो x2 की जगह -54.882 पुट कर लो। आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट द आंसर -798.34। तो ये हमारे पास था सेकंड आइट्रेशन भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद बारी आएगी थर्ड आइट्रेशन की, फिर फोर्थ आइट्रेशन की, फिर फिफ्थ आइट्रेशन की, फिर सिक्स्थ आइट्रेशन की एंड सो ऑन। जिस तरह हमने फर्स्ट आइट्रेशन कर लिया, जिस तरह हमने सेकंड आइट्रेशन कर लिया, बिल्कुल इसी तरह हम थर्ड आइट्रेशन भी करेंगे, फिर फोर्थ आइट्रेशन, फिर फिफ्थ आइट्रेशन और लास्ट में हमने सिक्स्थ आइट्रेशन भी किया हुआ है। यह at the end of second iteration the estimate of the solution is this: x1 is equal to 12.056, x2 is equal to -54.882, x3 is equal to -798.54। तो ये हमारे पास x1 की वैल्यूज आ चुकी है आफ्टर परफॉर्मिंग आइट्रेशन 2, आइट्रेशन सेकंड। तो ये हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू है, ये हमारे पास सेकंड आइट्रेशन की वैल्यू है। इसी तरह आप लोगों ने थर्ड आइट्रेशन फाइंड करना है, आप लोगों ने फोर्थ आइट्रेशन फाइंड करना है। अब जब आप फिफ्थ आइट्रेशन करते हैं तो फिफ्थ आइट्रेशन की ये वैल्यूज आपके पास आएगी, x1 की ये वैल्यू आएगी, x2 की ये वैल्यू आएगी, x3 की ये वैल्यू आएगी। इसी तरह अगर आप सिक्स्थ आइट्रेशन करते हैं तो सिक्स्थ आइट्रेशन में आपके पास x1 की वैल्यू ये आ जाएगी, x2 की वैल्यू ये आ जाएगी और x3 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब अगर आप x1 की वैल्यू को देखें, x2 की वैल्यू को देखें, x3 की वैल्यू को देखें, तो तमाम जितने भी वैल्यू है x1, x2 और x3 जितने भी वैल्यू है, ये वैल्यू एक दूसरे के साथ कन्वर्ज नहीं कर रही। इस वैल्यू के दरमियान जो एरर है वो एरर इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीज नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर आप देखें x1 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग है और फिर सेकंड आइट्रेशन में x1 की वैल्यू 12 पॉइंट समथिंग बन जाती है, मतलब इन दोनों के दरमियान जो एरर है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा। इसी तरह अगर x2 की वैल्यू को देखें तो ये -7 पॉइंट समथिंग है और सेकंड आइट्रेशन में उसकी वैल्यू -54 पॉइंट समथिंग है, तो ये इसकी वैल्यू भी कन्वर्ज नहीं कर रही, ये भी डाइवर्ज हो रही है। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ फर्स्ट आइट्रेशन में x3 की वैल्यू -155.36 है और सेकंड आइट्रेशन में -798 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी वैल्यू क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। अगर लास्ट में हम फिफ्थ और सिक्स्थ आइट्रेशन का कंपैरिजन कर ले तो ये 800 पॉइंट समथिंग है और ये 3322.6 है, तो ये भी डाइवर्ज कर रही है, ये भी डाइवर्ज हो रही है और ये वैल्यू भी डाइवर्ज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस सिस्टम x1 की जो वैल्यू है, x2 x3 की वैल्यू ये डाइवर्ज कर रही है, ये कन्वर्ज नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने सिस्टम सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे ये हमारे पास ट्रू सोल्यूशन हमें नहीं दे रहा, क्योंकि ये कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्ज, इसकी वैल्यू कन्वर्ज नहीं कर रही, डाइवर्ज कर रही है। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि इसकी सोल्यूशन, इसका जो ट्रू सोल्यूशन है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। इसका ट्रू सोल्यूशन ये है, यहाँ पे अगर आप देखें तो वैल्यू डाइवर्ज होती है, यहाँ पे वैल्यू डाइवर्ज होती है, यहाँ पर भी वैल्यू डाइवर्ज होती है, यहाँ पर भी वैल्यू डाइवर्ज होती है, यहाँ पे और यहाँ पे भी वैल्यू डाइवर्ज हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पे 800 और 3322.6 के दरमियान जो एरर है, काफ़ी एरर है। अगर हम एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें तो आपको एरर मिल जाएगा, परसेंटेज एरर भी हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी एरर काफ़ी है, यहाँ पर भी एरर काफ़ी है। यहाँ पर अगर फर्स्ट 2 आइट्रेशन में आप देखें तो हर 2
फर्स्ट आइट्रेशन सेकंड आइट्रेशन में एरर्स काफ़ी आ रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमें ट्रू सोल्यूशन नहीं दे रहा। अब अगर आप लोग देखें तो ये सिस्टम हमें ट्रू सोल्यूशन क्यों नहीं दे रहा, तो मैंने आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट में बताया हुआ था कि हम यहाँ इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये हमें मैट्रिक्स दे रहा है। ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है यहाँ पे 25, 5, 1, 64, 8, 1, 1, 4, 4, 12, 1, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये हमारे पास डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। अगर ये डायगोनली डोमिनेंट होता तो फिर ये सिस्टम कन्वर्ज करता। अगर ये स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट होता तो तब भी ये हमारे पास क्या करता, कन्वर्ज करता। तो बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास सिस्टम डायगोनली डोमिनेंट या स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट ना हो तो ये इसका जो सलूशन है वो कन्वर्ज कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कन्वर्ज करे। लेकिन जब आप लोग सिस्टम को डायगोनली डोमिनेंट या स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट बनाते हैं तो ये लाजिमन ट्रू सोल्यूशन को कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे ये सिस्टम जो है डायगोनली डोमिनेंट या स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि डायगोनली डोमिनेंट या स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट क्या है। यहाँ 25 की एब्सोल्यूट वैल्यू 25 है, 5 और 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये 6 मिलेगा, तो 25 इज़ ग्रेटर देन 6। इसी तरह 8, यहाँ पर डायगोनल वैल्यू 8 है, तो 8 का जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें तो 8 आएगी। अगर 64 और 1 की एब्सोल्यूट करने के बाद हम इनको ऐड करें तो ये 65 आएगी और ये लेस देन आएगा। जब डायगोनल वैल्यू लेस आ जाए तो उस केस में ये हमारे पास डायगोनली डोमिनेंट या स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट नहीं होगा। डायगोनली डोमिनेंट और स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट के लिए ज़रूरी है कि डायगोनल वैल्यू की एब्सोल्यूट हमेशा ग्रेटर और इक्वल आ जाए द सम ऑफ नॉन डायगोनल वैल्यूज। तो अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो या आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो तो उस केस में ये हमारे पास डायगोनली डोमिनेंट या स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट बनेगा और उस केस में ये सिस्टम हमारे पास कन्वर्ज करेगा।